जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का जो सेशन चल रहा है हिंदी का विकास, यानी कि आधुनिक हिंदी का विकास चल रहा है, जिसमें से मैंने बताया था कि कल कि क्या कंडीशन है। और आप लोग को हमेशा की तरह यह ध्यान देना है कि ये क्लास आपको निरंतर अब चल रही है और आपको तो निरंतर इसके साथ जुड़ जाना है, जिससे आपकी तैयारी क्या हो, मजबूत हो सके। मैं आपका कल तक पढ़ाया था कि आधुनिक भाषा की जननी जो होती है उसे संस्कृत कहते हैं। और संस्कृत के बाद मैंने बताया था जो हिंदी का प्रारंभ होता है या आरंभ कहिए वो अपभ्रंश से होता है। मैंने इतना आपको बता दिया था कि सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर क्या है, हिंदी है। और उसके बाद मैंने अपभ्रंश का नाम लिया था, तो अपभ्रंश में क्या है क्या नहीं है उसके प्रक्रिया को आगे मैं आपको बता रहा हूँ। और इस सेशन से जुड़ जाइए सभी लोग। और देखिए यहाँ पर जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का जो विकास है, अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। कितना है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। इसमें साहित्य का जो आरंभ है 8वीं सदी से प्रारंभ हुआ और जो स्वयंभू कवि थे उनसे हुआ। अगर 8वीं सदी में पूछेगा कि अपभ्रंश का विकास कब हुआ, तो 8वीं सदी में। और किस कवि ने किया? तो स्वयंभू कवि ने किया। और इसका जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अगर पूछे इसका अंत कब हुआ, अपभ्रंश का अंत कब हुआ, तो 13वीं सदी में हुआ। अपभ्रंश का देखिए जो संधि विच्छेद होता है अपभ्रंश, और ये घन प्रत्याहार से बना है। घन प्रत्याहार से अगर पूछेगा भ्रंश में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो घन प्रत्यय। और इसका देखिए भ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है, जो प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा है। अपभ्रंश अगर आपसे पूछेगा किससे विकसित भाषा है, तो प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा है। ठीक है। तो उसी प्रकार प्रमुख अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं। और रचनाकार कौन है? स्वयंभू जी एक है और एक धनपाल है। देखिए इनकी जो अपभ्रंश में पहली रचना थी पौम चरु अर्थात राम काव्य, अर्थात सबसे पहले राम काव्य की अगर रचना कोई किया तो स्वयंभू ने किया। किसमें? अपभ्रंश भाषा में। उसके बाद आया भविष्यत कहा। यानी भविष्यत कहा की रचना किसने की? धनपाल ने की। ये आपको याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपको, अगर इंपॉर्टेंट में ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यानी कि जो आर्य भाषाएं थी, आधुनिक आर्य भाषा कौन कौन है? जैसे हम देखिए सबसे पहले अपभ्रंश कौन कौन है, अपभ्रंश के भेद आए। तो सबसे पहले हमारा आया क्या? सौर सैनी, फिर आया आपका मागधी, फिर आया आपका अर्धमागधी, फिर मागधी आया, फिर घश आया, फिर ब्राह्मण आया, और फिर क्या आया? महाराष्ट्र आया। आपको ये याद रखना है कि जो सौर श्रेणी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी आता है, गुजराती आता है। ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा सौर श्रेणी में कौन कौन सी आर्य भाषाएं आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आता है। और मागधी में कौन आता है? पूर्वी हिंदी आता है। आज से पूछेगा कि पूर्वी हिंदी किस भ्रंश अपभ्रंश की भाषा है, तो अर्धमागधी। उसी प्रकार मागधी में कौन कौन आता है? बिहारी आता है, उड़िया आता है, बांग्ला आता है, असमिया आता है। अगर पूछेगा कि बिहारी किस भाषा का शब्द है, यानी बिहारी किस भाषा से लिया गया, तो मागधी भाषा है। उसी प्रकार उड़िया तो मागधी, बांग्ला तो उड़िया मागधी, असमिया तो मागधी। उसी प्रकार घस, घस के लिए कौन है? पहाड़ी, पहाड़ी किस भाषा का है? घस का। उसी प्रकार ब्राह्मण पंजाब और सिंधी, और महाराष्ट्र के लिए मराठी। ये आप अपभ्रंश में याद करेंगे। किसमें याद करेंगे? अपभ्रंश में। अपभ्रंश में आप इतनी पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले अपभ्रंश का विकास कब हुआ, तो 500 से 1000 ईस्वी तक। इसमें आपका आरंभ कब हुआ? 8वीं सदी में। और 8वीं सदी के बाद खत्म हुआ 13वीं सदी में। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन, जो प्राकृतिक भाषा का विकसित रूप है। और इसके प्रमुख रचना कौन है? स्वयंभू और धनपाल। इनकी प्रथम रचना पोम चरु अर्थात राम काव्य, जो अपभ्रंश के वाल्मीकि, अपभ्रंश के वाल्मीकि अगर आपसे पूछेगा तो किसको कहते हैं? स्वयंभू को। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है उसे किसे कहते हैं? स्वयंभू। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आगे अपभ्रंश हमने पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे अवहट। अवहट क्या होता है? अवहट मतलब अपभ्रष्ट शब्द का विकृत। अवहट मतलब अपभ्रष्ट, मतलब कि अब जो भाषाओं का हुआ वो क्या होने लगा, पूरा इतर बितर होने लगा, यानी कि जिसको जो भाषा था अपनी भाषाएं बनाने लगा। अपभ्रंश के बाद अवहट है। अवहट का मतलब होता है अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। और इसे कहते क्या है? अवहट को कहते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जो अवहट है इसे कहते हैं अपभ्रंश का अपभ्रंश, या इसे परिवर्तित अपभ्रंश भी कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच, ध्यान देखिएगा, अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच यहाँ पर जो दिया है संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन है। मतलब कि इन दोनों के बीच, यानी किसके बीच? अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच संक्रमण कालीन या संक्रांति काल की भाषा है। यानी कि अगर आपसे पूछेगा संक्रांति काल की भाषा कौन है, तब क्या बताएंगे? अवहट। संक्रमण कालीन की भाषा कौन है? तो अवहट। परिवर्ती अपभ्रंश किसे कहते हैं? अवहट। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं? अवहट। और प्राचीन हिंदी से अभिप्राय, देखिए इसका काल जो है कब से कितना तक चला? 900 से 1100 ईस्वी तक। इसका जो काल निर्धारित किया गया 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया, और इसका प्रयोग 14वीं सदी तक रहा। प्रयोग इसका कब तक रहा? 14वीं सदी तक होता रहा प्रयोग, यानी कि इसका निर्धारण काल 900 से ईस्वी से 1100 ईस्वी तक ही रहा, लेकिन इनकी मान्यता कब तक दी जाती है? 14वीं सदी तक। और इसके बाद आया, अवहट के बाद हमारी जो हिंदी आई, उसमें जो प्राचीन हिंदी आई, फिर मध्यकालीन हिंदी आई, फिर आपका आधुनिक हिंदी आई, जिसमें प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवहट के बाद की भाषा। मतलब प्राचीन हिंदी का कह सकते हैं, जिससे अवहट और अपभ्रंश, अवहट के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो भी आई, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद आई प्राचीन हिंदी जिसे आरंभिक हिंदी कहते हैं। उसी में हमने 3 प्रकार से हिंदी के बारे में पढ़ा, प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी, जिसमें प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवहट के बाद की भाषा। अब हम पढ़ते हैं आगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे? देखिए, हिंदी भाषा जो है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम, ध्यान देखिएगा, उत्तर पश्चिम प्रमाण सिंधु नदी से संबंधित है। यानी कि हमारा उत्तर पश्चिम में कौन है? जैसे हमारा देखिए भारत है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर पश्चिम कौन है? जैसे में हमारा उत्तर हो गया, ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? पश्चिम। तो देखिए उत्तर पश्चिम मतलब इस दिशा में हमारी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी स्थित थी, और सिंधु नदी होने से वहां के अधिकांश विदेशी यात्री जो आते थे, कहाँ से आते थे? और हमारा देखिए यहाँ पर मध्य एशिया हमारा यहाँ से पड़ता है, यहाँ से मान लीजिए मध्य एशिया है, तो यहाँ से लोग कहाँ से होकर जाते थे? यहाँ से होकर जाते थे। यानी कि मध्य एशिया के लोग हमारे किस नदी से होकर जाते थे? जब भारत में प्रवेश किए तो वहां से किस नदी से? सिंधु नदी से प्रवेश किए। किस नदी से? सिंधु नदी से। जब सिंधु नदी से विदेशी यात्री और आक्रांता, आक्रांता मतलब जो आक्रमणकारी थे, उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से, मतलब इसे हम किस सिंधु नदी के ही बगल को, यहाँ पर भारत को, स्थान को क्या कहते थे? सिंह द्वार। क्या कहते थे? सिंह द्वार। और यहाँ सिंह द्वार से भारत है। अब भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। अर्थात यहाँ नदी का सिंधु कहने का मतलब है कि जहां से अंदर प्रवेश किए सिंधु नदी बहती थी, इसके कारण वहां के लोगों को सिंधु बोला उसने। अर्थात वो सिंधु का देश था। ईरान, ईरान मतलब फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन संबंध थे, यानी बहुत पुराना संबंध था। किससे? ईरान से। ईरान का मतलब होता था जो ईरान है, देखिए आप संबंध है, ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। यश का मतलब देखिए, जो फारस में जो यश होता है, फारस यानी कि उसका देखिए ध्यान समझिएगा, जो यश होता है वो हिंदी में ह का मात होता है, और जो द होता है वो ध बोलते हैं हिंदी में। ध्यान देखिएगा, ये आपका जो भाषा है ईरान में स को द हिंदी ह बोलते हैं हिंदी में, और द को द। यानी कि जो सिंधु से ही हमारे किस भाषा यानी कि हिंदू शब्द का निर्माण हुआ, अर्थात ईरानी सिंधु को ही हिंदू कहते थे।
और यहाँ देखिए हिंदू से हमारा हिंद बना, हिंद से हमारा हिंदी बना। हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंद का। हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंद का। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपका हिंदी का अर्थ क्या होता है, तो आप हिंदी का अर्थ बताएंगे हिंद का। अर्थात कह सकते हैं कि जो ईरान वाले थे वो सिंधु नदी से पास आए और सिंधु से हमारा हिंदू बना और हिंदू से हिंद बना, हिंद में आई प्रत्यय जोड़कर हमारा हिंदी का निर्माण। ठीक है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का, याद रखना अगर आपसे पूछ दे हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी है। ये ना कि हिंदी भाषा का, ये कभी मत बोलिएगा। जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का संबंध है। लेकिन कुछ विद्वान थे, कुछ भारतीय यानी कि हिंदू प्रेमी थे, उन्होंने इसका अलग ही मतलब निकाल दिया हिंदू का। हिंदू का मतलब उन्होंने निकाला, हिन मतलब हनन करने वाला, दु मतलब दुष्ट, अर्थात दुष्टों को हनन करने वाले को क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते हैं। ये हमारे मनोवैज्ञानिक बोले। ये था हमारा आज का सेशन हिंदी का। मैंने आपको इतना पढ़ाया और इसके क्लास के आगे मैं आगे आपका कल लेके चलूंगा। आपको अगर ये बातें समझ में आ रही हो तो इस क्लास को सब्सक्राइब करिए और आगे बेल आइकन दबाकर इसे शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपका सेशन यही खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।